नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखते हैं। आप हैं श्री अनिल वर्मा मीत जी। अनिल वर्मा मीत जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार ओम प्रकाश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके सारे दर्शकों को मैं सादर अभिवादन प्रेषित करना चाहता हूं। जी जी, एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे जोड़ने के लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नों की ओर चलते हैं मीत साहब। जी स्वागत है। पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपके नाम के साथ जो उपनाम मीत लगा हुआ है उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ जी। दरअसल आजकल तो कोई भी अपने पेन नेम को अपनी हिसाब से रख लेता है जी लेकिन उर्दू जो गज़ल है जी वो गुरु शिष्य परंपरा से आती है, उस्ताद और शागिर्द परंपरा से आती है। जी तो आम तौर पर ये जो उपनाम है जिसे तखल्लुस कहते हैं जी वो उस्ताद द्वारा दिया जाता था और उसके गज़ल के मिजाज को देख कर के दिया जाता था जी कि आप किस तरह की गज़ल कहते हैं और उस पर कौन सा उपनाम आपको सूट करेगा। जी तो एक दिन बैठे बैठे जब हम कुछ कहना सीखने की कोशिश कर रहे थे जी तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे जनाब पंडित कृष्ण कुमार चमन देहलवी जी जान नशीनी उस्ताद हीरा लाल फलक देहलवी, वो बोले कि बेटे कल ऐसा है, कल 3 शेर अपनी मर्जी से कह के लाना। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए कि जो आपको बहरें बताई गई हैं जिसमें आपको बहर में कहना आ गया है जी उसी में कहें, और अलग बहर कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आइए 3 शेर। जी 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 3 शेर में से उन्होंने 2 खारिज किए और एक को देख करके फिर उन्होंने निकाला मीम, ये और ते। कहते हैं आपकी गज़ल के मिजाज से और आपके व्यक्तित्व को देखते हुए जो अब मिसरे के हिसाब से जो निकला है वो आपका नाम मीत नहीं बनता है। तो आज से आप अनिल वर्मा मीत या अनिल वर्मा मीत देहलवी या अनिल मीत जो भी चाहे लिख सकते हैं। जी जी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको जो धन्यवाद आपके धन्यवाद। गुरु के द्वारा ये उपनाम मिला है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उपनाम लोग स्वयं भी लगा लेते हैं, उन साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उन्हें सूट करता है, कुछ लोगों को तो वाकई में इतना अच्छा सूट करता है, उन पे अच्छा लगता है, उनके मिजाज से मेल खाता है, उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है, लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि किसी को दिखा लेने से, किसी से बात कर लेने से, उस्ताद बना लेने से आदमी छोटा तो होता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कुछ मिलता है जी। और मैं तो ये कहूँगा कि आदमी सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, अगर आप 1 मिनट का समय दें तो। जी, स्वागत स्वागत। फिक्की ऑडिटोरियम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का शहनाई वादन चल रहा था जी। और वो इतने धीरे 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 इतने स्लो नोट पर ले आए जिसे पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं जी। लेकिन खाली पिन ड्रॉप साइलेंस ने तो उससे भी नीचे उतरे और इतने नीचे उतरे कि 750-800 की जो ऑडियंस थी जी, उनकी जो सांसें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं हम फैक्ट्री में बैठ करके इसको सुन रहे हैं। क्या बात और है। बड़ी गहरा, मतलब बुरा लग रहा था कि लोग सांस क्यों ले रहे हैं। ओह, और सांस के आने जाने से जो स्वर उत्पन्न हो रहा था वो भी थोड़ा सा, स्वयं सबको आपस में देख रहे थे कि ये इतनी सांस क्यों ले रहा है, मैं सोच रहा था कि ये इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हैं। वाह। और जब उन्होंने छनाक से लाके खटाक से तोड़ा तो सब अपनी तंद्रा में लौट के आए। ऐसा लगा कि जैसे पुनः जीवन का संचार हो गया। हम सपने की एक गहराइयों में खोए हुए थे और हम वापस जो है इस जीवन में आ गए हैं। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए, लोग मुझे बहुत कुछ मानते हैं लेकिन मैं तो बाबा विश्वनाथ की देहरी पे जाके सुबह बैठ जाता हूँ छोली फैला करके, जो उनके मन में आता है दे देते हैं। साधना में कहीं कोई प्रार्थना हो जाती है तो उनकी मर्जी है, वरना मैं अपने कर्म को करता रहता हूँ। वाह वाह। और उसके बाद जो उन्होंने एक विशेष बात कही वो ये कही कि कोई भी कलाकार अगर ये कहता है कि वो 7 सुर सच्चे लगा सकता है, उसके 7 सुर सच्चे लगते हैं, तो वो सबसे बड़ा झूठ है। ओह, क्योंकि एक जन्म में एक स्वर भी सच्चा लग जाए तो आप अपने आप को धन्य मानिए। कोई भी ललित कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, गीत हो, संगीत हो, साहित्य हो,
आदमी एक पूरी विधा को एक जीवन में साध ले, ये संभव नहीं होता। वाह 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 वाह। बहुत कुछ अनकहा आ जाता है, जितना आप कह पाते हैं उससे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से आप जो एक आग की नज़र से देखते हैं, आप जो एक अपनी नज़र से देखते हैं, उसके अलावा भी किसी वस्तु के और कोण होते हैं, वो शायद उन कोणों को पहचानने का, उन कोणों को समझने का और उसको तिरछी नज़र से, सीधी नज़र से, सामने की नज़र से, ऊपर की नज़र से, नीचे की नज़र से, अर्थात 10 दिशाओं से देखने का जो गुरु है वो गुरु ही दे पाता है। क्या बात है। अभी आपने मीत साहब गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में भी बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, दर्शक उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप साहित्य के क्षेत्र में अपना आदर्श किन्हें मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में तो मैं आदर्श नहीं, बिल्कुल सीधा कहूँगा कि मार्गदर्शक जो रहे मेरे जी। मैंने गज़ल सीखी, उस्ताद अलग थे, बहुत कुछ सारी बातें अलग थी, लेकिन जब मैं फिल्म पत्रकारिता से जुड़ा था जी, अपने व्यवसाय के साथ साथ, लेखन कर्म के साथ साथ, जब मैं फिल्म पत्रिका से जुड़ा और उसके बाद ईश्वर की कृपा हुई तो मैं एक नेशनलाइज बैंक में मुलाजिम हो गया जी। वहाँ कविता प्रतियोगिता हो रही थी पहले साल ही, तो श्री हमारे जो उस्ताद थे, हमारे जो मतलब हिंदी के अध्यापक थे जी, जाकिर हुसैन कॉलेज में, वो थे गंगा प्रसाद विमल जी। वो आए और उन्होंने ख़त्म होने के बाद कहा कि बेटे आपको द्वितीय स्थान मिला है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके अंदर कैलिबर है और जो आप फिल्म पत्रकारिता करते हैं उसे छोड़ दीजिए और साहित्य की सेवा में लग जाइए। आप क्यों किसी के लिए समीक्षा करें, लोग आपके ऊपर समीक्षा क्यों ना करें, लोग आपके ऊपर टिप्पणियां क्यों ना करें, आप देश को सकारात्मक क्यों ना दें, आप अपना ओरिजिनल क्यों ना दें। अगर मान लीजिए कि कोई फिल्मकार अच्छा काम करता है, आप अच्छा लिख देते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात कि 1 महीने के लिए अगर हड़ताल हो जाती है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो क्या फिल्म पत्रिका, फिल्म लेखक क्या करेंगे? वाह। आप परजीवी क्यों होना चाहते हैं? वाह वाह। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हर एक के जो अमाशय होता है उसमें एक अमीबा होता है जी, जो कि अपच को ख़त्म करता है। जो आपका जितना भोजन पाचन शक्ति के द्वारा आपको ग्रहण हो जाता है, लेकिन अपच को जो है या उसको करने के लिए एक अमीबा होता है। और ये देख लीजिए कि अमीबा उस व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है जिसके शरीर में होता है। वाह। तो क्यों नहीं आपका लेखन आपके बाद भी जीवित रहे जी? क्यों आप इसको सिर्फ पत्रकारिता तक जुड़े रहें? ये पीत पत्रकारिता भी होती है जिसके बारे में कभी एक विशेष संदर्भ में आपसे बात की जा सकती है। जरूर। तो उसी दिन से मैंने जिसे कहते हैं कलम तोड़ दी और फिल्म पत्रकारिता छोड़ के धीरे धीरे गीत, गज़ल और मुक्षण और बाकी सारी विधा जो भी मैं, लेकिन आपको आज बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं सिर्फ गज़ल के साथ ही जीवन जी रहा हूँ। क्या बात। बाकी विधाएं कहीं लगता है छूट गई हैं। और ये अच्छा भी है कि अगर आप एक विधा में अपने आप को सहज पाते हैं तो सब कुछ उसमें ढल के आ जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मुझे जो कुछ कहना है उसे गज़ल के फॉर्मेट में ही कहना है जी। आपका कहन, आपके भाव वो अपने आप जो है एक फॉर्मेट ढूंढ लेते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे हर भाव, मेरी हर भावना, मेरे हर संवाद मुझे गज़ल के रूप में मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। मीत साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने भी बताया और सूत्रों से भी पता लगा हमें कि आपकी जो विशेष विधा है वो गज़ल ही है। जी जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपनी एक गज़ल या गज़ल के कुछ असार हमारे दर्शकों को सुनाएं ताकि आपकी गज़ल, आपकी कहन का लाभ उठा सकें। जी जी बिल्कुल, मैं एक गज़ल आपके सामने पेश करना चाहूँगा क्योंकि आपके जो मुखबिर हैं, आपके जो संदेशवाहक हैं, आपके जो पत्रकार हैं जी, वो लगता है काफ़ी शातिर हैं। आपको मुबारक हो, बधाई आपको। और ये नेगेटिव नहीं है जी, क्योंकि पत्रकार अगर शातिर नहीं होगा तो वो अपनी कर्म से जो है न्याय नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अच्छा है कि ऐसी अच्छी टीम के आप नायक हैं। जी जी, और ये उत्तरोत्तर और अधिक उन्नति की ओर आप जाएंगे। जी, आपको शुभकामनाओं के साथ में कहता हूँ। शुक्रिया जनाब। जी, इरशाद। एक मतलब और एक जी 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 जी, उसके बाद एक गज़ल में जी 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 कि आहों का पहरा होता है, आहा, आहों का पहरा होता है जी,
दर्द जहाँ ठहरा होता है। हाँ, क्या बात है। आहों का पहरा होता है, दर्द जहाँ ठहरा होता है, और दिल एक छोटी चीज सही पर, जी, दिल एक छोटी चीज सही पर सागर से गहरा होता है। क्या बात है, वाह आहों वाह का वाह, पहरा वाह, होता है। बहुत और बढ़िया। इसी कबीले का एक शेर और उसके बाद एक मुकम्मल जी, गजल जी। कि सागर से गहरा होता है और हम तुम जिस पल मिल जाते हैं। जी, श्रोता, जी, दर्शक और रचनाकार, पत्रकार, लेखक और बाकी यूनिट, जी, कि हम तुम जिस पल मिल जाते हैं, जिस पल मिल जाते हैं, वक्त वहीं ठहरा होता आहा, है, वाह, आहों वाह, का वाह, पहरा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत दर्द जहाँ ठहरा होता है। और एक गजल देख लीजिए। जी, 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 कि वो 2 कदम चले न थे, वो 2 कदम चले न थे, थक कर निढाल हो गए। वाह वाह, वो 2 कदम चले न थे, थक कर निढाल हो गए, और मेरी वफा के जिक्र पर कितने सवाल हो गए। क्या बात है, मेरी बढ़िया। वफा के जिक्र पर कितने सवाल हो गए। सुन लीजिएगा कि हमने वफा की दास्तां सबको सुनाई थी, मगर वाह, हमने वफा की दास्तां सबको सुनाई थी, मगर जिनकी समझ में आ गई वो हम ख्याल हो गए। वाह वाह वाह, जिनकी समझ में आ गई वो हम ख्याल हो गए। और एक शेर कुछ यूं देख लीजिए कि खुलकर भी हंस ना पाए थे, कि खुलकर भी हंसना पाए थे, फिर आँख अपनी भर गई। खुलकर भी हंसना पाए थे, फिर आँख अपनी भर गई, लो गम हमारे सीने में फिर से बहाल हो गए। वाह वाह, और इसका मकता भी देख लें कि परवरदिगार अब तो कुछ चश्मे करम हो उम्मीद पर। वाह वाह, कि है परवरदिगार अब तो कुछ चश्मे करम हो उम्मीद पर, ये जिंदगी के 4 दिन कटने मुहाल हो गए। ये जिंदगी के 4 दिन कटने मुहाल हो गए। बहुत बढ़िया मीर साहब, हमारे दर्शक इसे बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। मीर साहब, यहाँ पर जब आपने गुरु शिष्य की परंपरा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय संस्कारों को आप वहन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये समाज में देखा गया है कि गुरु शिष्य तो छोड़िए, युवा या लोग अपने माता पिता को भी सम्मान नहीं देते। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि माता पिता का ज़्यादा दोष है। आज क्या कर रहे हैं कि माता और पिता दोनों कमा रहे हैं जी, और दोनों कमाने के लिए ये कहते हैं कि देखिए हम तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों की अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा कॉन्वेंट में डाल देना, उनको एसी गाड़ी में भेज देना, हर सुविधा का ख्याल रखना, मिनट से पहले उनकी हर ज़रूरत का पूरा कर देना जी, खाली यही तो पेरेंटिंग नहीं है। बिल्कुल। उनको संस्कार कौन देगा? वो मेड तो देने से रही जिसे आप किराए पर रख के उनके लिए छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। उनको हर स्थिति से जूझना सिखाने का काम जो है वो सबसे पहले माँ का और उसके बाद पिता का होता है, जो उनकी ज़रूरतों को सीमित रखें, उनका ख्याल रखें और उनको शेपअप करके, जैसे कि एक कुम्हार जो है वो हाथ का सहारा दे करके कोई आकार देता है मिट्टी को, अगर वो दे करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। एक किस्सा था कि अभी अखबार में आया था, और वो एक किस्सा था कि एक लड़की बड़ी जल्दी से अपने हस्बैंड को कहती है कि चलिए घर पे कुछ गड़बड़ है। जब वो घर पे जाते हैं, नोएडा का किस्सा था, ये अखबार में था जी जी, तो उसमें उन्होंने जाके देखा कि उससे पहले अट्टा चौराहे पर एक भिखारी जो है उनके बेटे को गोद में लेकर के भीख मांग रही है। ओह माय गॉड। जब उन्होंने घर जाके अपनी मेड से पूछा और उसको पुलिस में भर्ती कराया तो पता लगा कि सर मैं कितना उसका ख्याल रख पाती, मैं उसे इतनी सी अफीम की गोली दे के 4 घंटे के लिए बेहोश कर देती थी और 200 रुपये 4 घंटे के लेकर के उसको किराए पे दे देती थी, और जब ये आते थे उससे पहले उसको सुला देती थी बेड पर। बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो इस परिस्थितियों में आप बच्चों से संस्कार की बात करें जी, और फिर हर चीज़ आपको, बच्चों को क्या है, वो नई पीढ़ी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, नई संभावनाओं के साथ जुड़ते जा रहे हैं। उन संभावनाओं के साथ उन्हें जड़ से जोड़े रखने की ज़रूरत है। उसका कारण है
कि जब तक आप उन्हें जड़ से नहीं जोड़ेंगे तो पत्ते हरे नहीं रह सकते। जी 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 जी। वापस साहित्य की ओर आते हैं। बिल्कुल, जैसे हम जानना चाहते हैं कि आपकी अब तक कितनी साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? देखिए 8-10 पुस्तकें मैंने संपादित की हैं जी, जिसमें साझा संकलन आप कह सकते हैं। जी 2 लोगों के, 3 लोगों के, 8 लोगों के, 10 लोगों के, 16 लोगों के। जी अभी जो बहुत ही शीघ्र मेरा सहरा सहरा तलाश आया है, जी, उसमें 185 गज़लकार दे करके बहरे खफीफ, जिसके अरकान फ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन फ़ैलुन हैं, जो गालिब की एक गज़ल का एक मिसरा जिसमें है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, जी, उस पर मैंने दिया है। उसका व्याकरण समझा करके और नए गज़लकारों के लिए वो आप कह सकते हैं, जी जी, नवांकुरों के लिए, नवांकुतों के लिए और नव रचनाकारों के लिए, जी कि वो उसे अगर पढ़ें और उदाहरण के रूप में मीर गालिब से लेकर के हम अपने समकालीन तक को पढ़ें, तो मुझे लगता है कि बहर को आसानी से समझा जा सकता है और आप उसमें किसी उस्ताद के मोहताज नहीं रह जाएंगे। वाह वाह। इसी के साथ 2010 में मेरा एक संकलन आया था, उड़ान बाकी है, जिसमें मेरी 80 गज़लें संकलित हैं, जो कि 28 अरकान में कही गई हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भी, जी, जी, कि आज आप अपने दर्शकों के मध्य मेरी इस किताब को और मेरे सारी विचारों को लेकर के आ रहे हैं। जी, जी, तो जी, बधाई आपको भी देना जी, चाहूँगा। जी, साहब, और बहुत धन्यवाद तो कहना बहुत छोटी चीज़ होगी। जी जी जी। उसके बाद मेरी 2 गज़लों के संग्रह लगभग तैयार हैं, लेकिन अभी मैं कुछ 2 और चीज़ों के ऊपर लगा हूँ, कुछ और संकलन विशेष प्रकार के लाना चाहता हूँ और अभी अध्ययन कर रहा हूँ। अब बैंक की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद थोड़ा समय मिला है, तो अब अध्ययन करने का समय है। कुछ कंक्रीट, कुछ ठोस, कुछ मजबूत और कुछ अच्छा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के रचनाकारों को लिखने में मुझे तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने गज़ल संग्रह निकालना चाहता था तो हल्का तशनगार अदब के बहुत ही मशहूर रुकन जनाब सीमाद सुल्तानपुरी जी ने कहा था कि अभी आमद का दौर है, अभी आप लिख लो, जब मैं बताऊंगा तब गज़ल संग्रह ले आना। बहुत बढ़िया, बहुत तो ऐसे बताने वाले लोग बहुत कम हैं जी। बल्कि लोग उत्साहित करते हैं, अरे भाई तुम्हें 6 महीने हुए अभी तक गज़ल संग्रह नहीं आया आपका। तो वो जल्दी जल्दी में अधपकी या कच्ची गज़लें छाप देते हैं। तो उन्हें बताने वाले की आज ज़रूरत है कि भैया छपने से पहले तपना ज़रूर होता है, और तप करके छपेंगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तुलसी को कोई ऐसे ही याद नहीं करता, मीरा या सूर को कोई ऐसे ही याद नहीं करता, जायसी ऐसे ही नहीं आज सबके मन में बसते। जब भी जरा सी बरसात होती है उनका 12 मासा आज भी याद आ जाता है। तो अगर आपको ठोस लिखना है तो आपके लिए ये गज़ल संग्रह बहुत है। आप देखिए ना, मुजफ्फर रज़मी साहब अपने थे, जिनका 85 नहीं 100 बार शेर हुआ है कोट, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। जिंदा रखने के लिए आपको एक गज़ल का शेर काफ़ी है। आज ऐसे ही नहीं दीक्षित धनकौरी जी का या मुनव्वर राणा जी का या निदा फाजली जी का या राजेश रेड्डी जी का शेर कोट किया जाता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। ये कोई आकर के आपको लिख करके नहीं दे जाएगा कि ये एक फर्रा है, आपके 10 नंबर मिल जाएंगे, इसे आप टिप करके लिख दीजिए, ये पुड़िया है, ये चूरन है और इसे कर लीजिए, काम हो जाएगा। मीत साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि आप पिछले 4 दशकों से अधिक समय से लेखन कर रहे हैं जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 4 दशक पहले के लेखन में और वर्तमान के लेखन में क्या फ़र्क आया है? मुझे लगता है ये सवाल रिपीट हो रहा है जी, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है जी। बात यह है कि पहले आदमी अध्ययन करता था जी, लिखता था। अब हालात ये तक आ गए हैं कि उस्ताद शायर मंच पर बैठा है और कोई भी ऐरा गहरा आकर के उनकी गज़ल उनके सामने पड़ जाता है, वो चुप रहते हैं। ऐसा पहले नहीं होता जी। आप मेहनत करते थे। आजकल तो एकाध शेर की चोरी नहीं, पूरी की पूरी गज़लें उड़ाई जा रही हैं। तो इन्हें चोरी नहीं कह करके बल्कि क्या कहा जाए, साहित्यिक रूप से मैं नहीं जानता जी, ये डकैती को भी मात करती है जी। अभी एक किस्सा मेरे सामने आया था, एक मोहतरमा ने किसी उस्ताद शायर की पूरी पांडुलिपि ली और उन दोनों का जो पेन नेम था, मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, जी जी, वो लगभग बिल्कुल एक मात्रा पे ही था, दोनों का एक मात्राएं सेम थी। तो उन मोहतरमा ने बहुत जल्दी की और
उस्ताद शायर के पेन नेम को हटाया और अपना पेन नेम रख के उसको अपने नाम से छपवा लिया, और वो उस्ताद शायर आज तड़पते ढूंढने थी, मैं कैसे बताऊं कि ये मेरी है। वाह 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 वाह। तो ये फ़र्क आ गया। लेकिन हम यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे 4 दशक पहले की पिक्चरें, फिल्में आती थी या गीत लिखे जाते थे या पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित होती थी, वो कुछ संदेश देती थी समाज को, युवाओं को संदेश देती थी, सकारात्मक संदेश देती थी। लेकिन वर्तमान में जो लेखन हो रहा है वो एक ये कहें कि उसका कोई संदेश नहीं जाता है, या चुटकुलेबाजी कह सकते हैं उसको। इस विषय पर मतलब मेन चीज़ ये है, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो अभी मैंने बताया आपको जी, उनका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी 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 जी। स्थायी प्रभाव डालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जी। अब कोई पहले के लोग जो उपन्यास लिखते थे, मुझे याद है सीमा साहब से बात हुई थी, कमलेश्वर जी थे जी जी, या और कुछ लोग थे जी, वो पठानकोट के होटल में जाके आराम से चिंतन मनन करते थे, एक एक चीज़ को, एक एक कड़ी को जोड़ करके लिखते थे। जी। आज तो लोग कहते हैं कि मतलब बाद में उपन्यास पूरा और हमारे उपन्यास की एडवांस कॉपियाँ बिक जाएँ क्या और हम बेस्ट सेलर बन जाएं, या गज़ल संग्रह आते ही बस हम जो है ना हाँ हो जाएं और हमारे बिना कोई भी मुशायरा ना हो। वाह। बात ये है कि हम बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं जी, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। वर्तमान में जो हमारा देश है वो डिजिटल की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है जी, और बढ़ना भी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए देश के युवाओं के अंदर, देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर साहित्य ने भी अपना जोर आजमाया हुआ है, चाहे वो रोमन भाषा में हो, चाहे हिंदी में हो या खिचड़ी हिंदी में हो। कहीं सोशल मीडिया की वजह से जो हम तमाम बातों पर बात कर रहे हैं कि जो परिवर्तन आया 4 दशक पहले का और वर्तमान का, कहीं सोशल मीडिया इसका कारण तो नहीं है? देखिए सोशल मीडिया का कारण पक्का है जी, क्योंकि हर एक के अपने ग्रुप बने हैं। जी, फला ग्रुप, डिमा ग्रुप, अला ग्रुप, फला ग्रुप। जी। कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर नाम से पहचाने जाते हैं, कॉफ़ी हाउस का ग्रुप, जी, ITO का ग्रुप, गाज़ियाबाद का ग्रुप, फरीदाबाद का ग्रुप, गुड़गांव का ग्रुप। जी। लेकिन इन सब के बावजूद उसमें साहित्य क्यों कम हो रहा है, इसके ऊपर हमें आज भी विचार करना पड़ेगा। जी। ये स्थिति महानगरों में ज़्यादा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो हम नकारात्मक देख रहे हैं। जी जी। ऐसा आप किसी भी महानगर की परिधि से 50 किलोमीटर निकल जाएं तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ ज़मीनी स्तर पर सब कुछ होता है, ज़मीनी स्तर पर मिलेंगे, और उन्हें जो है ना कहीं से कहीं तक ना तो प्रचार का मोह है जी, और ना पैसे का लालच। ये दो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि महानगरों की बीमारी हैं। जी जी। इसे सार्वजनिक रूप से ना लिया जाए, मेरी बातों को पूरे परिप्रेक्ष्य में ना लिया जाए। जी जी जी। हम जब बात कर रहे हैं नकारात्मक की बात कर रहे हैं, चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं, और उनको कोई नेगेटिविटी को हमें उनकी उजागर नहीं करना है, बल्कि उनको कहना है कि अगर पगडंडी छोड़ के राह पे आ जाएंगे तो महानगर तक पहुंच जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अभी मैं बनारस और बनारस से मिर्ज़ापुर होकर के आया था जी, तो वहाँ के लिए क्या आता है कि कजरी चेती गाई जाती है जी, वहाँ से निकली है। और वहाँ के किसान भी जब खेत में बीज रोपते हैं, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, तो चेती और कजरी गाते हैं। हर एक बड़े से बड़े गायक के लिए बनारस में गा के आना और तालियां लेना बहुत आसान नहीं है। वाह, क्योंकि वो तानसेन उनमें से कोई नहीं है, लेकिन सारे के सारे कानसेन हैं। उन्हें सुनाने के लिए आपको पहले खुद को तपाना पड़ेगा। वाह। तो ऐसे ही अगर आपको अपने आप को मनवाना है तो पहले खुद तो ये ग्रुपबाजी और ये सब ग्रुपबाजी नहीं, ग्रुप होनी चाहिए, बुराई नहीं है जी। सब पहले भी छायावाद ये वो सब चलता था जी, लेकिन ग्रुप में मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी वाद में कोई बुराई नहीं दिखाई देती, क्योंकि सबकी विशेषता होती है। वाद में प्रतिवाद भी होना चाहिए, उसके लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। वाद सारे होने चाहिए, विवाद छोड़कर। और विवाद के साथ साथ एक और बात है, विवाद क्यों होता है? विवाद जब होता है जब किसी भी विवाद में अतिवाद आ जाता है जी। तो अतिवाद नहीं होगा तो निसंदेह विवाद भी नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम चलते चलते दर्शकों के सामने एक और प्रश्न आपको करना चाहेंगे जी जी कि भारतीय
भारतीय युवा साहित्यकारों को, नावंकुरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पीछे एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ जी किसी बड़े साहित्यकार का जन्मदिन था, जी मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी पता लगा कि उनके 72 शागिर्द हैं। वाह। अभी मैंने कहा ये कैसे, तो वो जो छात्र मेरे साथ बैठा था उसने बताया कि मैं उस्ताद का 72वां शागिर्द हूँ। भैया आपने कैसे गिन दिया? चलो उस्ताद ने बता दिया होगा। मैं क्या, आप कैसे उस्ताद, मतलब कैसे बने, कब बने? कहते बस परसों मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कल उस्ताद ने स्वीकार कर ली और आज मैं आ गया हूँ, तो बस मैं अब शागिर्द हूँ उनका। ऐसा नहीं होता था, नाप तोल के गंडा बंद तावीज़ बांध करके बनाए जाते थे और फिर तरीके से बाकायदा एक एक चीज़ उन्हें बताई जाती थी, कहाँ मात्रा गिराई जा सकती है, कहाँ मात्रा नहीं गिराई जा सकती, किस बहर में क्या जायज़ है और क्या जायज़ नहीं है। जी ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको किताबों में पढ़ने से नहीं मिलेंगी जी। क्योंकि उर्दू के अंदर नहीं, हिंदी में भी और किसी भी भाषा में, भारतीय में, चाहे वो संस्कृत हो या विश्व की कोई भी हो, ये जो चीज़ें हैं ये सीना बंद सीना चलती हैं। जब कोई विशेष घटना होती है तो उस्ताद शागिर्द का जो भी पास होता है उसे सब कुछ उसे तफसील से समझाता है। जी इसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी शागिर्द में शुरू से इतनी काबिलियत होती है कि किसी चीज़ को समझे और उसके हर एस्पेक्ट को समझ ले। उसके हर एस्पेक्ट को समझाने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है और फिर जब आप खुद भी पारंगत हो जाते हैं तो आप बिल्कुल खुले दिल से सबको समझा सकते हैं। वाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले अगर आप अपने पूर्ववर्तियों को पढ़ लेते हैं, अपने समकालीन को पढ़ लेते हैं, अपने वरिष्ठ को पढ़ लेते हैं, तो आपको ये बात पता लग जाती है कि जो आपने एक शेर कहा है वो पहले भी किस तरीके से, कब कब और कैसे कैसे कहा जा चुका है। तो आप उन सब की कहन से बच के कह सकते हैं और जब बच के कहेंगे तो नयापन आएगा और नयापन जो है हमेशा आकर्षित करता है और आप उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे। बस इतना ही काफ़ी है। मीत साहब, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके और आपके दर्शकों को प्रणाम निवेदन करता हूं कि आपने इतने अच्छे मौके को मुझे फराहम कराया और मुझे आपके दर्शकों से, आपके सुनने वालों से, जिनमें मेरे मित्र भी हैं, उन सब से बातचीत करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।